दोस्तों नमस्कार। इतनी तेजी से परिस्थितियां पलटने लगेगी इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी हैं तो फिर डर किस बात का है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को अक्सर यह दंभ रहता था, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कोई उन्हें छू नहीं सकता है, और जब तक बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की मौजूदगी है कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता है। यही वो परिस्थिति थी जिसने पूरी कैबिनेट को या कहें बीजेपी को बेखौफ बना दिया था। बेफिक्री में वो लगातार रहते थे। अपने मंत्रालय को संभालें या ना संभालें, लेकिन नौकरशाही की टीम पूरे मंत्रालय को संभालती रही। प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते रहे। जिस भी मंत्रालय में कोई भी बड़ा निर्णय हो, वहां पर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है वो पहली फाइल बना देता और उसके बाद पीएमओ में बैठे हुए अधिकारी उस फाइल का निरीक्षण करते। यह पूरा वार्तालाप नौकरशाही के बीच का था, और उसके बावजूद भी तमाम मंत्री बेफिक्र और बेखौफ, सरकार भी तो बेखौफ थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का तिलिस्म है। लेकिन यह तिलिस्म डर और खौफ से पैदा किया गया है, यह बात अब खुलने लगी है। खुल तो पहले गई थी, अब खुलकर सामने आने लगी है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग जिन बातों का जिक्र छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कर रहे हैं, उनके जरिए तीन बातें उभरकर सामने आ चुकी है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि जो मां बाप अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं वह भी कहने जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, हम इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहां पर पूरी शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। यहां बच्चा रहेगा तो कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा। इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर आप जानते हैं, वहां पर भी भर्तियां आरएसएस के कहने पर होती है। वो क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं पढ़ाएंगे ये तो दूर की बात है। सिलेबस और यहां तक कि पीएचडी में किस विषय पर पीएचडी होनी है यह भी सरकार तय करने लग गई। यानी ध्यान दीजिए, तो एक झटके में नौकरशाही देश चला रही है। एक झटके में इस देश के मंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने बेफिक्र और बेखौफ हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने पूरे तंत्र को अपने हाथों में दबोच रखा है, तो फिर बोले तो कौन बोले। लेकिन ऐसा हुआ क्या? अब परिस्थिति इतनी तेजी से बदलेगी इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज कैबिनेट की बैठक हुई। सामान्य तौर पर कैबिनेट की बैठक में अक्सर प्रधानमंत्री हंसते मुस्कुराते हुए किसी ना किसी एक मंत्री से पूछ ही लेते हैं, और सब क्या हालचाल है, ठीक है, घर परिवार ठीक है, क्या हो रहा है। जिसे जानते हैं उसके जरिए वह पूरे वातावरण को हल्का बना देते हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक खामोशी थी मंत्रियों के भीतर। बोले तो कौन बोले, पहले बोले तो कौन बोले। सबकी नजरें या तो गृहमंत्री की तरफ थी या सब टकटकी लगाए प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने आधी रात जिस वीडियो को जारी किया, उसके बाद उस वीडियो से ही बात शुरू हो गई। यह जेनजी का दौर है, यह इंस्टाग्राम का दौर है। इंस्टाग्राम के जरिए बात कहीं तेजी से पहुंचती है। आप लोग भी भूल जाइए बाकी तमाम माध्यम, इंस्टाग्राम को अपना लीजिए, उसी के जरिए बात आगे पहुंचेगी और आगे जाएगी। डर दूर हो रहा है, धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो रही है, लेकिन बावजूद इसके खौफ अब पलट चुका है। बेफिक्री गायब हो चुकी है। जो बेखौफपन था वह भी गायब हो गया। कौन जाए सोशल मीडिया में, वहां पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आती है उसका जवाब कौन देगा। अरे उसके जवाब की फिक्र आप छोड़ दीजिए, लेकिन सक्रिय तो हो जाइए, अपनी बातों का जिक्र तो कीजिए। हमें अपनी बातों का जिक्र करना होगा। लेकिन आगे का सवाल क्या है? जिस नौकरशाही के कांधे पर सवार होकर पूरे गवर्नेंस को चलाया जा रहा था, उस नौकरशाही में हड़कंप मची हुई है। कल लगभग 17 सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले इधर से उधर कर दिए गए। आज एनटीए के भीतर बैठे हुए 47 अधिकारियों को निकाल दिया गया। कहा गया कि हम देखेंगे किस पर क्या कार्रवाई हो।
और जब उन 47 अधिकारियों के बारे में हमारी टीम ने परखना शुरू किया तो यह भी बात सामने आ गई, उसमें से बहुतों की नियुक्ति तो आरएसएस के कहने पर हुई थी, संघ की विचारधारा साथ लिए हुए थे और वही नाकाबिल निकले। नाकाबिल की परिस्थितियां पूरे नौकरशाही के भीतर घुस चुकी है, क्योंकि वह बेखौफ थी, क्योंकि एक चेहरा था। वो चेहरा इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किए हुए था। उस इंस्टीट्यूशंस में कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे जाएगा, कौन साथ रहेगा, किसकी हिमाकत किस रूप में चलेगी, सब कुछ पीएमओ तय कर रहा था। वहां पर भी अधिकारी बैठे हुए थे, यानी अधिकारी अधिकारी, और इन सब के बीच अधिकारियों के जरिए इस देश की गवर्नेंस का चेहरा। जनता के बीच की कोई बात किसी मंत्री के जरिए कभी भी आई ही नहीं। यह शुरू से मान लिया गया कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हैं जो संवाद बनाने में माहिर हैं, तो फिर किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। यह एक ऐसी परिस्थिति निकल कर आई जिसका जवाब दे पाने की स्थिति में आज कोई नहीं था। हर विभाग के फट्टे फेंटे जाने लगे, नौकरशाही इधर से उधर होने लगी, सारी पुरानी फाइलें खड़ी हो गई, टेबल पर रखी गई। मंत्री महोदय के माथे पर शिकन है, वो क्या करें, वो इंस्टाग्राम में जाएं या फाइल देखें। फाइल तो नौकरशाही देखती है और उसके आधार पर पीएमओ निर्णय लेता है। पीएमओ एक चिट बनाता है, उस चिट को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है, वो उस चिट को देखते हैं, किस पर उनकी चिड़िया बैठेगी वो तय करते हैं। एक पूरी प्रक्रिया चल रही है और इस दौर में हर किसी ने अपने स्टेक को इस पीएमओ के सामने गिरवी रख दिया, कोई नहीं बचा। तो अब नौकरशाही परेशान है, बात इतनी भर नहीं है, बात तो उससे आगे निकल गई, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर पहचान लोकतंत्र के साथ जुड़े सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया बहुत हुआ, अब हमारी जो भी सुनवाई होगी ना तो उसका ऑडियो और ना ही वीडियो। जो आप लाइव देखा करते थे, जिसकी शुरुआत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में हुई थी, अब आप भूल जाइए। कॉकरोच मैंने कहा था, लेकिन उसको गलत तरीके से व्याख्या मीडिया ने किया। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हुई है, यानी चीफ जस्टिस आज सफाई देते नजर आए। और इस परिस्थिति में वो पुरानी प्रक्रिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूरे लाइफ प्रोसीडिंग्स को जो दिखाने का जिक्र था, वह इस देश के भीतर पारदर्शी नजर होना चाहिए, इस बात का जिक्र था, वो गायब हो गया। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं जी, हाथ पांव फूलने का जिक्र भर नहीं है। जानकारी धर्मेंद्र प्रधान को दी जा चुकी है। परिस्थितियां देश के भीतर व्यापक हो रही है। जो हो रहा है वो अपने तरीके से सिर्फ छात्रों के जरिए है। कोई नहीं कह सकता है कि इसके पीछे कुछ विदेशी हाथ है। विदेशी हाथ का जिक्र संघ परिवार तो निकल चुका, उसमें इंद्रेश कुमार कल कह रहे थे विदेशी ताकतें नहीं चाहती है भारत आगे बढ़े, विकसित हो। आज एक सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, क्या इसमें कोई फंडिंग है? उन्होंने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं है। यानी एक झटके में जो इससे पहले सरकार के सामने जब भी कोई मुश्किल आती थी, कोई प्रोपेगेंडा जब खड़ा किया जाता था, तो उसको मीडिया लपक लेता था और उसी मीडिया को आज जंतर मंतर पर जाने देने की स्थिति में वहां के छात्र नहीं हैं। दरअसल यह एक लंबी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे देश के भीतर वो पुलिस थाना हो तो थानेदार बीजेपी के करीब होगा। उस थाने के भीतर कोई आरोपी आ जाए, उसके गले में अगर भगवे रंग का गमछा है तो मान लिया जाएगा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी प्रोफेशनलिज्म धीरे धीरे घुटने टेकते हुए सरकार के साथ इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देने लगा, जहां लगा कि अब वो चीजें खत्म हो गई। क्या यही वो कड़ी है जो इस देश के भीतर बीते 12 सालों में जो एजुकेशन सेक्टर है, उसमें जो प्राइवेट हाथों में तमाम इंस्टीट्यूशन सौंपे गए हैं, वह 16 लाख करोड़ से ज्यादा के मुनाफे में आ चुका है? ये कैसी परिस्थिति इस देश के भीतर आ चुकी, और एक झटके में जब चीजें ढह रही है तो एक एक करके सब कुछ ढहती हुई दिखाई दे रही है। हम उन ढहती हुई परिस्थितियों की दिशा में जाएं, हम आपको एक दृश्य दिखलाते हैं। यह दृश्य जंतर मंतर का नहीं है, यह दृश्य मुंबई के शिवाजी स्टेडियम का है। शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी पार्क कहिए, तादाद देख लीजिए।
ये सभी छात्र हैं, जमा हुए हैं, उनके भीतर का आक्रोश इस वक्त सड़कों पर है। लेकिन यह नजारा सिर्फ मुंबई के शिवाजी पार्क भर का नहीं है। 2 घंटे के बाद वहां से चलिएगा तो आप पुणे पहुंच जाएंगे और पुणे के भीतर का हाल देखिएगा, वहां पर भी छात्रों का हुजूम सड़कों पर। दरअसल इस दौर में तो छात्र को खत्म ही कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन नहीं होते हैं और राजनीतिक तौर पर छात्रों की सक्रियता खत्म हो भी क्यों नहीं। जब पूरे विपक्ष की सक्रियता खत्म हो गई, तमाम छत्रप खत्म हो गए, तो बचा कौन? बचा जेनजी, वह पीढ़ी जिसने सिर्फ अंधेरा देखा या फिर उसने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देखा। 2014 में जिसने पहली बार वोट दिया, उस वक्त उसकी उम्र 18 बरस थी और आज उसकी उम्र अगर उसमें 12 बरस जोड़ दीजिए तो वह 30 बरस का होगा। इसी 18 और 30 के बीच रवानगी शुरू कीजिए। जो 30 बरस का होगा वो सोच रहा है 12 बरस पहले उसने जो पहली बार वोट किसे दिया था। बहुमत के साथ अरसे बाद इस देश में बीजेपी की सत्ता बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 2019 में भी उसने वोट दिया होगा, तब तक एक दूसरी पीढ़ी भी आकर खड़ी हो गई जो आज की तारीख में जनजी ही है। 2024 में भी एक पीढ़ी जनजी के आसरे खड़ी हो गई। इन 3 पीढ़ियों को अगर आप 3 अलग अलग वक्त के आसरे नाप रहे हैं तो सवाल दिल्ली का जंतर मंतर, मुंबई का शिवाजी पार्क, पुणे का मैदान, या फिर हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं। वहां की तस्वीर देख लीजिए। जो वामपंथी संगठन छात्र यूनियन चलाते हैं आज लाल झंडे लहराने लगे। यानी एक नई परिस्थिति इस देश में राजनीतिक करवट भी समानांतर में ले रही है, जो बतला रही है कि जो पारंपरिक राजनीति चल रही थी बीते 12 वर्षों से, अब वो खत्म होगी क्या। इसीलिए घबराहट दिल्ली में है। लेकिन कोलकाता देख तो लीजिए। तो क्या दिल्ली का तिलिस्म टूट चुका है? जंतर मंतर पर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसको लेकर सत्ता सरकार खौफजदा है। इस दौर की परिस्थितियों में वह मीडिया जो सत्ता के अनुकूल प्रोपेगेंडा करता था, उसकी एक झलक आज कैबिनेट के भीतर भी हर किसी ने देख ली। वो समझ नहीं पाए क्योंकि चर्चा यहां तक हो गई कि आखिर मीडिया को लेकर इतना आक्रोश अगर जेनजी के भीतर भरा पड़ा है तो फिर होगा क्या। खुल्लम खुल्ला डीयू और जेएनयू के जरिए जो छात्रों को चेताया जा रहा है, इस पर पहले राहुल गांधी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बिफर पड़े। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़क पर क्या छात्र नहीं आएगा? आने दीजिए हमें भी, हम आपको बख्शेंगे नहीं। यह मैसेज उस टकराव का है जिस टकराव में तिलिस्म दिल्ली का टूटा है। यह टकराव दरअसल उस तिलिस्म से आगे उस डर और खौफ को खत्म कर चुका है जहां पर हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जो ढाल बनाए गए थे मीडिया के जरिए, इस देश की नौकरशाही के जरिए, इस देश में न्यायपालिका के जरिए, सब कुछ एक झटके में अब एक बराबर नजर आने लगेगा क्या? और अगर एक बराबर हो जाएगा तब सत्ता कैसे बचेगी? इसीलिए जानकारी है कि देश भर के भीतर जो प्रतिक्रिया है उसमें धर्मेंद्र प्रधान को मैसेज दिया जा चुका है। और संकेत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने तौर पर खामोशी बरत ली है। वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग
अब ये कहने मानने लगे हैं कि कल को मंत्री नहीं रहेंगे तो सामाजिक तौर पर इनके अपने परिवार को लेकर भी तो बहिष्कार की स्थिति इनके अपने क्षेत्र में हो जाएगी। कौन कहां पर कैसे बचेगा, इसीलिए दोबारा लौटी आज सुबह की कैबिनेट की बैठक के भीतर, जहां पर यह सवाल बड़ा था मंत्रियों के सामने। इंस्टाग्राम तो ठीक है, लेकिन जो हमें इस पूरी प्रक्रिया में, जो कि हम एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन मंत्रालय से नहीं जुड़े हैं, हम दूसरे मंत्रालयों से जुड़े हैं, लेकिन अगला सवाल यह भी होगा कल किसी भी मंत्रालय को लेकर आवाज तो उठेगी, क्योंकि कोई ऐसा परिवर्तन और ऐसा चकाचौंध तो किसी मंत्रालय ने दिया नहीं है। इस दौर में हर मंत्रालय के भीतर होने वाला काम भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया गया। वो प्राइवेटाइजेशन के बाद मोनेटाइजेशन की स्थिति देख लीजिए। शुरुआती दौर में 6 लाख करोड़, उसके बाद 10 लाख करोड़। हर डिपार्टमेंट का काम प्राइवेट हाथों में सौंपा जाने लगा और हर मंत्री खुश था कि अब वो जिम्मेदारी मुक्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, मुनाफा कमाएगा, बोझ जनता पर पड़ेगा, उसकी मुक्ति है। और इस प्रक्रिया के भीतर मीडिया उसका काम करते चला जाएगा, जिसे प्यार से लोग फोर्थ स्टेट कहते हैं और भारत में प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर फंस गया जहां पर हमें लगता है यहां पर एक उदाहरण देना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, छात्र सड़क पर नहीं है, कोई आंदोलन कर रहा है और कह दिया जाए कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, जैसा इंद्रेश कुमार ने कहा। और आज जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया, उसने बोला कोई जानकारी हमें नहीं है। सामान्य स्थिति रहती तो इंद्रेश कुमार की बात को प्रोपगेट कर दिया जाता, जो कुछ हद तक कुछ चैनलों ने किया भी, कि विदेशी ताकतें हैं इसके पीछे। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर दोनों को सुन तो लीजिए। ऐसा है कि समझदार को इशारा बहुत है। लद्दाख को एक विकसित क्षेत्र बनाने में, शिक्षित क्षेत्र बनाने में भारत सरकार जिस तन्मयता से और ताकत से लगी है, उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी विदेशी ताकतों के इशारे पर खेलना चाहिए। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। यानी तथ्यों पर अगर ये देश चलने लग जाए तो जो प्रोपेगेंडा इस देश में मीडिया के जरिए किया गया, वह शायद उस पूरी चकाचौंध की हवा निकाल देगा जिसमें भारत 2047 में विकसित होने जा रहा है। सब कुछ ढहढहा के गिर जाएगा। भारत की इकोनॉमी, भारत की अमेरिकन डील को लेकर की परिस्थितियां, चीन पर निर्भरता बढ़ती हुई, और इन तमाम चीजों के बीच भारत की विदेश नीति, भारत की कॉमर्स नीति, भारत की वित्त नीति, आप हड़बड़ा जाएंगे। ऐसी स्थिति आ गई इस देश के भीतर, कर्ज दर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लाल लकीर खींच रहे हैं। अमेरिका चाहता है उसके इशारों पर भारत नाचना शुरू कर दे। इस दौर में भारत की निकटता अमेरिका के साथ ऐसी और इजराइल के साथ ऐसी, पूरे के पूरे तमाम पड़ोसियों में कोई देश नहीं बचा जिसके साथ आपके कोई संबंध बचे हों। एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर खड़ा हो गया जहां एक सवाल अब हर किसी को चिंतित करने लगा है। जेनजी जिन सवालों को जिस तरीके से उठा रहा है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और अगर एक मंत्रालय को लेकर यह सवाल है तो आने वाले वक्त में कौन सा मंत्रालय खड़ा होकर यह कह सकता है उसने बहुत शानदार काम किया है। कोई भी मंत्रालय का जिक्र कीजिए, किसी भी मंत्री का जिक्र कीजिए, इस देश के सबसे पावरफुल मंत्रियों की फहरिस्त में सबसे बड़े नौकरशाह विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्रालय का भट्टा कैसे बैठा यह पूरा देश देख रहा है। इस दौर में रक्षा मंत्री, ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां, जो अलग अलग तरीके से शहीद जवान हुए या नहीं हुए, पार्लियामेंट में कुछ, बाहर के फैक्ट कुछ, हर कोई देख रहा है। राजनाथ सिंह है वहां पर। इस देश में सड़कों का जाल, नितिन गडकरी, बात इथेनॉल तक आ गई और फिर सड़कों के हाल को लेकर सवाल उठने लगे। इस देश के भीतर में हर उस मंत्री, एक और ब्यूरोक्रेट है तेल मंत्री, उन्हें पता ही नहीं है कि तेल की कीमत क्या होती है, कैसे बढ़ती है, किस रूप में बढ़ गई, वो कैसे प्राइवेट हाथों में है, कितना लाभ हो रहा है, उसके डिविडेंड कैसे सरकार। अजीबोगरीब परिस्थिति में सब कोई खड़े हैं और इन सब के बीच एक मैसेज आता है कि जो रेल राज्य मंत्री हैं
रवनीत सिंह बिट्टू वो इस्तीफा दे रहे हैं और चंद घंटों के भीतर नहीं कुछ मिनटों में राष्ट्रपति उसे स्वीकार लेते हैं, क्योंकि रवनीत बिट्टू को अब पंजाब के चुनाव में कूदना है। वो रेल राज्य मंत्री है। इस पूरी सरकार के भीतर इस्तीफा एक ही का लिया गया। एक एमजे अकबर हुआ करते थे, मी टू चला था इस देश में आंदोलन की तर्ज में, यानी गवर्नेंस को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। शायद यही कैबिनेट की बैठक में आज की खामोशी बता रही थी। और इस खामोशी के पीछे का डर यह है कि दरअसल इंस्टाग्राम तो सही है, लेकिन जेंजी तो पूरे देश के भीतर अलग अलग जगहों पर अब जो मैसेज पूरे देश में जा चुका है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लौटिएगा तो कैसे सामना करेंगे? यह नया सवाल नहीं, बल्कि यह उस बेफिक्री और बेखौफपन को खत्म कर चुका है। यह डर इस दौर में ठीक उलट चुका है। इसीलिए हमने कहा चंद घंटों को इंतजार कीजिए, परिस्थितियां पलटेंगी। और ये परिस्थितियां किस रूप में पलटेगी और पलटने को रोकने के लिए कितने कड़े कदम उठा सकते हैं, दरअसल अगले 48 घंटों में यही फैसला होना है। सत्ता की गवर्नेंस कितनी अग्रेसिव होगी, जेंजी का आंदोलन कितना तेज होगा, गवर्नेंस कैसे कैसे फैसले लेगी और जेंजी का आंदोलन और उसके साथ खड़े लोगों की तादाद कैसे कैसे पूरे देश में बढ़ती चली जाएगी। इन दोनों परिस्थितियों के बीच अगले 48 घंटे यानी रविवार तक का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।